गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश विदेश की सबसे बड़ी खबरें, तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे इस चैनल पर। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर। सावधान, भारत में फिर लौट रहा कोरोना। नोएडा, दिल्ली, मुंबई में बढ़े केस। XE वेरिएंट पर डॉक्टर्स ने दी चेतावनी। दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई है। पिछले लगभग 2 सालों से लगातार कोविड-19 के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। लगातार केस बढ़ने से भारत ने भी चौथी लहर आने की आशंका जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले 1007 सामने आए। इससे भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,058 हो गई है। भारत में 80 दिनों में पहली बार कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है। जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे के अंदर एक्टिव केसों में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात में XE वेरिएंट के 2 मामले सामने आने के बाद पिछले 2 दिनों में भारत में XE वेरिएंट के अन्य केस मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली, NCR और मुंबई में कोविड-19 के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। बुधवार को दिल्ली में 299 मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.49% हो गया है। पिछले 2 दिनों में शहर में 501 नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब एक्टिव मामलों की संख्या 1814 हो गई है। हालांकि मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 43 मरीज ही हॉस्पिटल में एडमिट है। यह भी जानकारी आ रही है कि दिल्ली के स्कूल में टीचर और स्टूडेंट भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से बाकी के स्टूडेंटों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। दिल्ली के पड़ोसी नोएडा और गुरुग्राम में भी कोरोना के रोजाना मामले बढ़ रहे हैं। कल गुरुग्राम में लगभग 40 दिनों के बाद 128 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिस कारण वहां पर एक्टिव मामलों की संख्या 325 हो गई है। मुंबई में बुधवार को कोविड-19 के 73 नए मामले सामने आए, जो कि 17 मार्च 2022 के बाद से सबसे अधिक है। BMC के मुताबिक मुंबई में कोविड मामलों की मामूली वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि शहर में पिछले 3 दिनों से कोरोना के कारण कोई भी मौत नहीं हुई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस को बड़ा झटका, रूसी युद्धपोत उड़ाने का यूक्रेन ने किया दावा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को आज 50 दिन हो गए हैं। इधर यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका लगा है। ओडेसा के गवर्नर ने कहा कि यूक्रेनी बलों ने बुधवार को मिसाइली हमलों के जरिए काला सागर में एक रूसी युद्धपोत मोस्कवा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ओडेसा के गवर्नर मैक्सिकम मार्चेको ने टेलीग्राम पर लिखा कि काला सागर की रक्षा करने वाली नेपच्यून मिसाइलों ने रूसी जहाज को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन की जय। हालांकि रूस का दावा कि चालाक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी युद्धपोत मोस्कवा के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि रूस का मोस्कवा मिसाइल क्रूजर आग और गोला बारूद के विस्फोट से प्रभावित हुआ है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मोस्कवा मिसाइल क्रूजर में लगी आग के परिणाम स्वरूप गोला बारूद में विस्फोट हो गया है। जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। बयान में कहा गया है कि चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। न्यूयॉर्क में 2 सिखों पर हमला, पहले डंडे से मारा और फिर पगड़ी उतारी। 10 दिन के भीतर ऐसी दूसरी घटना। अमेरिका में न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में सिख समुदाय के लोगों पर हमला कर उनके साथ लूटपाट की गई। यह क्वींस में 10 दिन से भी कम समय में सिख समुदाय के लोगों पर हमले की दूसरी घटना है। अप्रैल की शुरुआत में एक बुजुर्ग सिख पर हमला हुआ था। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट किया, न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल्स में सिख समुदाय के 2 लोगों पर हमला निंदनीय है।
हमने इस मामले में स्थानीय अधिकारी और न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग से संपर्क किया है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि उसे पता चला है कि घटना के संबंध में शिकायत दर्ज की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसने कहा कि वह समुदाय के लोगों के संपर्क में है और पीड़ितों को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार है। समुदाय आधारित नागरिक और मानव अधिकार संगठन द सिख कोएलिशन ने कहा कि मंगलवार को क्वींस के रिचमंड हिल्स में 2 सिखों पर हमला कर उनके साथ लूटपाट की गई। यह हमला उस स्थान के पास हुआ जहां 3 अप्रैल को निर्मल सिंह पर हमला किया गया था। इस हमले पर टिप्पणी करते हुए क्वींस बोरो के अध्यक्ष डॉनवन रिचर्ड ने कहा कि यह रिचमंड हिल इलाके का एक और मुश्किल दिन है। हमें सिंह पर हमले के बाद 2 अन्य सिखों पर हमले की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि मामले में न्याय हो, क्योंकि क्वींस का सिख समुदाय कुछ भी कम पाने का हकदार नहीं है। सिख कोएलिशन ने कहा कि निजता का सम्मान करते हुए वह उन 2 सिख व्यक्तियों का नाम या उनकी तस्वीर साझा नहीं कर रहा है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी 2 व्यक्तियों को घेरे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक घायल सड़क के किनारे बैठा दिखाई दे रहा है जबकि दूसरा उसके बगल में खड़ा है और उसने आग के पास लगी चोट को कपड़े से ढका हुआ है। वीडियो में सिख समुदाय के 2 लोग सिर पर बिना पगड़ी के नजर आ रहे हैं। सिख कोएलिशन ने कहा कि वह न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के हेड क्राइम टास्क फोर्स के सीधे संपर्क में है, जिसने बताया है कि एक संदिग्ध हमलावर हिरासत में है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, खरीदा म्यूजियम का पहला टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का पहला टिकट भी खरीदा। यह संग्रहालय आज़ादी के बाद से देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। पहले इसे नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। पिछले माह पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नेहरू संग्रहालय को पीएम म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला किया गया था। बता दें कि प्रधानमंत्री संग्रहालय के जरिए देश की आज़ादी के बाद बने प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी की दृष्टि से निर्देशित यह संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्रियों को एक श्रद्धांजलि है। इसके अलावा संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक समावेशी प्रयास है जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, दूरदर्शिता और उपलब्धियों के बारे में संवेदनशील और प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री संग्रहालय को 3 मूर्ति भवन में बनाया गया है। इसे नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, हालांकि इसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। इसका निर्माण 15,600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हुआ है। होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, ऑमेडिग रियलिटी, मल्टी टच, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रिक कोएस्क, कंप्यूटराइज, काइनेटिक स्कल्पच, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव स्क्रीन जैसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस संग्रहालय को सजीव बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा देंगे इस्तीफा, ठेकेदार की आत्महत्या और कमिश्नर खोरी में आया था नाम। कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा चर्चा में आ गए हैं। उनके ऊपर ठेकेदार संतोष पाटिल को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इस मामले में ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस बीच अब जानकारी आ रही है कि ईश्वरप्पा कल शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा देंगे। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा मुख्यमंत्री बोम्मई को इस्तीफा सौंपेंगे। ईश्वरप्पा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफा का ऐलान किया है। बता दें कि संतोष पाटिल सोमवार को
उडुपी में मृत मिले थे। इससे कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने एक दोस्त को मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए मंत्री ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया था। बताया जा रहा है कि मौत से कुछ दिन पहले संतोष पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ईश्वरप्पा उनसे काम के बदले 40% कमीशन मांग रहे हैं। हालांकि मंत्री ने इन आरोपों को गलत बताया था। KS ईश्वरप्पा की गिनती कर्नाटक में बीजेपी से बड़े नेताओं में होती है। ईश्वरप्पा अभी कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है। ईश्वरप्पा वही नेता है जिन्होंने पिछले साल कर्नाटक के तब के CM BS येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने आलाकमान से येदियुरप्पा को हटाने की मांग की थी और कहा था कि अगर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहा तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ईश्वरप्पा के साथ बाकी और विधायक भी जुड़ गए और आखिरकार येदियुरप्पा को हटाना पड़ा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। मुंबई इंडियंस और कप्तान रोहित शर्मा को बहुत बड़ा झटका, 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा। IPL 2022 का अब तक का सीज़न मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही खराब गया है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 5 बार की IPL चैंपियनशिप टीम लगातार 5 मैच हार जाएगी, लेकिन ऐसा हो गया है। IPL की 10 टीमों में से केवल मुंबई इंडियंस की अकेली ऐसी टीम है जो एक भी मैच नहीं जीत पाई और पॉइंट टेबल में भी सबसे नीचे चल रही है। इस बीच मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को एक और बड़ा झटका लगा है। पंजाब किंग के खिलाफ बुधवार को खेले गए मैच के बाद उन पर धीमी ओवर की गति के कारण 24 लाख का जुर्माना लगा है। इससे पहले भी एक बार रोहित शर्मा पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इन लेवल पर पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया। पंजाब किंग्स ने बुधवार रात यह मुकाबला 12 रन से जीता था। IPL की ओर से कहा गया है कि मुंबई इंडियंस पर 13 अप्रैल को पुणे में MCA स्टेडियम पर पंजाब किंग्स के खिलाफ उनकी IPL मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया है। IPL के न्यूनतम ओवर गति संबंधित उल्लंघन के तहत यह टीम का यह सीजन दूसरा मामला है। इसमें कहा गया है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि प्लेइंग 11 के बाद बाकी मेंबरों पर 6 लाख रुपए का उनकी मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया। इससे पहले रोहित शर्मा पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में धीमी ओवर की गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। रणबीर आलिया की शादी, एक दूजे के लिए हुए रणबीर और आलिया पंजाबी रीति रिवाज से की शादी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की अब आधिकारिक रूप से शादी हो गई है। मुंबई के पाली हिल इलाके में रणबीर के वास्तु आवास पर स्टार जोड़े शादी के बंधन में बंधे। शादी परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई है। साल से अधिक समय से रिलेशन में चल रहा यह स्टार कपल ने पंजाबी रीति रिवाज से शादी की। इस बड़े दिन के लिए मेहमान कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट में पहुंचे। रणबीर आलिया की शादी में दूल्हे की मां नीतू कपूर ने लगाई ऋषि कपूर के नाम की मेहंदी। जहां परिवार के सदस्यों को गुलाबी रंग के कपड़ों में देखा गया, वहां रणबीर और आलिया के दोस्त सफेद और गोल्डन रंग के कपड़ों में पहुंचे। आलिया की बेस्टी आकांक्षा रंजन हरे रंग की साड़ी में दिखी। फंक्शन घर के अंदर हुआ। रणबीर और आलिया की टीम ने मीडिया के सदस्यों को मिठाई के डिब्बे बांटे जो वास्तु निवास के गेट परिसर के बाहर इकट्ठे हुए थे। नवविवाहित जोड़े के जल्द ही मुंबई के एक 5 सितारा होटल में एक भव्य रिसेप्शन की मेजबानी करने की उम्मीद है, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल, उनके पूर्व सह कलाकार, दोस्त और निर्देशक जैसे मेहमानों को शामिल होने की उम्मीद है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल, भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? फटाफट हमें कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।